नमस्कार, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, जो विद्यार्थी 12th क्लास के बाद में BSTC या फिर PTET की तैयारी करना चाहता है, उन विद्यार्थियों के लिए आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले लाइव क्लास शुरू हो चुकी है, किंतु लाइव क्लास में क्लियरिटी नहीं होने की वजह से मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को क्लास देने वाला हूँ। और जो विद्यार्थी स्पेशल मेरे से जो ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, टीचमेंट ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनकी क्लास कल यानी कि मंडे से शाम को 7 बजे शुरू हो रही है। जो भी विद्यार्थी क्लास लेना चाहते हैं अपने नंबर रजिस्ट्रेशन करा लें और उसकी थोड़ी सी एक फीस रखी गई है, उस फीस को डिपॉजिट करके आप वो क्लास ले सकते हैं। तो देखिएगा, सारी डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9214831771। इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो PTET है या फिर BSTC है, उनका सिलेबस क्या है हिंदी विषय का। हालांकि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, ये सब बातें मैं लाइव क्लास के अंदर समझा चुका हूं। तो देखिए बच्चों, BSTC यानी 12th के बाद में होती है और उसके बाद में देखिए जो इंग्लिश विषय होता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो कंपलसरी होती है और संस्कृत और हिंदी में से एक विषय का आपको चुनाव करना होता है। तो जो विद्यार्थी हिंदी विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनके टॉपिक ये हैं। एक तो संधि का टॉपिक रहेगा, समास का टॉपिक रहेगा, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण यानी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, मुहावरे एवं कहावतें जिनको लोकोक्ति भी कहा जाता है, यह है BSTC का हिंदी का सिलेबस। और साथ में PTET के सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए दोनों सिलेबस सेम है। यहां पर भी संधि और संधि का विच्छेद करना, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य परिवर्तन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वाच्य का मतलब ये वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न यहां पर आते हैं। क्रिया, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये सिलेबस दोनों सिलेबस है। अब हमारा जो फोकस है अगले 2 महीने के लिए वो PTET और BSTC के विद्यार्थियों के ऊपर ही रहेगा। और इन विद्यार्थियों की तैयारी प्रॉपर ढंग से हो सके, इसके लिए रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। यहां रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज आप ऐप के ऊपर भी अगर क्लास लेना चाहते हो, टीचमेंट ऐप पर, तो वहां पर भी आप अपनी क्लास ले सकते हो। टीचमेंट ऐप पर आप लोग और भी विषय के जो है क्लास ले सकते हो। वो सारी क्लासेस पेड हैं, जैसे लाइव इंटरेक्टिव करते हुए, यानी जैसे ऑफलाइन क्लास के अंदर आप पढ़ते हो उसी तरह से आप टीचर से अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको पूछते हुए और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो उसकी फीस अलग है, और केवल हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हो तो उसकी फीस अलग है। वो सब मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा भी, मैसेज जो मेरा स्टेटस होगा वहां पर मैं लगाऊंगा, वहां से आप लोग देख लेंगे। तो देखिएगा बच्चों, ये सारे टॉपिक हो गए। अब इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक शुरू करने वाले हम लोग संधि और संधि विच्छेद शुरू करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही पेपर के लिए कॉमन है। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है BSTC का, तो उनको मालूम होगा 10 जुलाई जो है लास्ट डेट है। 10 जुलाई से पहले पहले वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। PTET की जो डेट है वो 20 जून थी, लास्ट डेट वो निकल चुकी है। अगर आप लोगों ने PTET का फॉर्म नहीं भर रखा है, BSTC का फॉर्म भर लीजिए। स्कोप दोनों के अंदर इक्वल चलते रहते हैं। कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर BSTC करना चाहिए या PTET करना चाहिए, तो मैं बता देता हूं दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है। BSTC के अंदर 12th के बाद में आप 2 साल की BSTC करते हैं, जिसको अब DELD के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप 12th बेस पर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर के रूप में आप लोग कार्य करेंगे आगे चलकर फ्यूचर में। और अगर आप PTET करते हैं तो फिर आप लोग एक तरह से B.Ed करने के हकदार होते हैं। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक और उससे ऊपर की जो क्लासेज होती है उनको पढ़ाने के लिए आप टीचर बनेंगे। 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर, 1st ग्रेड टीचर, ठीक है। तो यहां पर आपका खुद का एक मानसिक
स्थिति को देखते हुए आप दोनों में से किसी चीज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में नौकरी लगने के सेम चांस होते हैं, दोनों बराबरी होती हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी भी करें साथ में। अभी मैं आप लोगों के सामने जो पहला टॉपिक है वो शुरू कर देता हूं, क्योंकि हम संधि का शुरू करेंगे, लेकिन संधि को जानने के लिए आपको थोड़ी सी जो वर्णमाला है उसके विषय में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो हालांकि जो 2 लाइव क्लास चली थी वहां पर ये चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से जोड़ते हुए इन चीजों को मैं सिखा देता हूं। देखिएगा, हिंदी वर्णमाला के अंदर 2 चीजों का बड़ा महत्व है, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन केवल आपको इसलिए सीखने हैं ताकि आप संधियों का जो टॉपिक है वो अच्छे से सीख सकें, और आगे की जो बातें हैं वो धीरे धीरे इन चीजों से लिंक हो जाएंगी। तो यहां पर देखिएगा, जो व्याकरण है उस व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, एक होते हैं वर्ण, ठीक है, दूसरा जो होता है शब्द, और तीसरे नंबर पर जो होते हैं वो होते हैं वाक्य। ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले वर्णों की बात करेंगे, नॉर्मल तरीके सीखने की कोशिश करें। वर्णों के अंदर 2 तरह से वर्ण हो गए, यानी सबसे पहले अपन स्वरों की बात करते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो 11 स्वर होते हैं, और ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ए, ई, आ, ई, उ, री, ठीक है, ए, आई, ओ और ये औ। ये 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों में देखिए इनकी मात्राएं, इसकी कोई मात्रा नहीं है। ये आ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की, ओ की और ये औ की। ये इनकी क्या है, मात्राएं हैं। ये इनकी क्या है, मात्राएं हैं। मात्राओं का ज्ञान आपको होना जरूरी है। अगर संधियां सीख रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मात्राओं को देखकर ही जो है आपको स्वरों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए क के अंदर अगर ए मिलाएंगे तो ये रूप बनता है क। ऐसे अगर क के साथ में आ मिला देंगे तो ये बन जाता है का। क्या बन जाता है, का। इसी तरह अगर क के अंदर ई मिला देंगे तो ये बन जाती है की। तो आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ कौन सा स्वर है। जैसे मैंने की लिखा तो यहाँ मालूम होना चाहिए छोटा ई है इसमें अंदर, और अगर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया ये इस तरह से की, तो इसके अंदर कौन सा स्वर है, बड़ी ई है। ठीक है, ऐसे ही मान ले ये वाला रहता है तो ये नीचे जो लगा रहता है इस तरह से, तो इसका मतलब है ये री, यानी कि री स्वर है इसके अंदर। तो इस तरह से स्वरों की जानकारी होनी चाहिए। ये स्वर 2 तरह के होते हैं, एक लघु स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, लघु स्वर जो होते हैं 4 होते हैं, ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। हालांकि ये जो लघु स्वर है इसके बहुत सारे नाम होते हैं, पूरा वर्गीकरण है, वर्णमाला का पूरा टॉपिक चलता है, किंतु मैं आप लोगों को पूरी वर्णमाला नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि जो आपके सिलेबस में पहला लक्ष्य वो होना चाहिए कि हमें पीटीईटी क्लियर हो जाए। तो पीटीईटी का जो पहला टॉपिक है वो है आपका संधि और संधि विच्छेद। सेम आपका जो है बीएसटीसी में है, तो सेम चीजें हैं, इन्हीं से शुरुआत करेंगे। तो लघु स्वर है, इसको हम लोग ऋस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, जड़ स्वर, ठीक है, नैसर्गिक स्वर, प्राकृतिक स्वर, प्राथमिक स्वर, बीजा अक्षर, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो वो हम लोग किसी दिन जब ऐसा एग्जाम होगा जिसमें पूरी डिटेल आ रही हो तो वहां पर ये अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, दूसरे नंबर पर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ और ये औ। ये टोटल होते हैं 7। तो इसके अंदर ये जो 3 हैं और ये 4 हैं, तो ये 2 समान स्वरों के योग से बनते हैं और ये 2 असमान स्वरों के योग से बनते हैं। तो जो समान स्वरों के योग से बनते हैं उनको सजातीय वर्ण कहते हैं, जो असमान स्वरों के योग से बनते हैं उनको जो है विजातीय वर्ण कहते हैं। तो टोटल ये जो दीर्घ स्वर हैं 7 हैं, इन्हीं को हम संधि स्वर, इन्हीं को हम संयुक्त स्वर, इन्हीं को हम द्विमात्रिक स्वर, इन्हीं को मिश्रित स्वर कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा ये 3 तो हैं सजातीय वर्ण। क्या हैं? सजातीय वर्ण। और ये हैं विजातीय वर्ण, यानी 2 समान स्वरों के योग से बनते हैं इसलिए सजातीय वर्ण, 2 असमान स्वरों के योग से बनते हैं इसलिए विजातीय वर्ण। ये 11
11 स्वर होते हैं, इनको याद रखना है। इसी के साथ में आप लोगों को जो याद रखना है बेटा, वो रखने हैं व्यंजन। और व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए 3 प्रकार होते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकारों में पहला प्रकार आता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन, जिसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और ये 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै, चै, टै, तै, पै। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो आप देखिएगा इस तरह से ध्यान रखेंगे। कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कै, खे, गे, घे और ये ंगे। ऐसे चै वर्ग में कौन से आते हैं? चै के बाद छः, फिर जय, फिर झ और ये। ऐसे टै वर्ग में टै के बाद ठै, फिर आता है डै, फिर आता है ढै और फिर आता है ण। ऐसे तै वर्ग में आते हैं, तै के बाद आता है थै, फिर आता है दै, फिर आता है धै और ये न। ऐसे पै वर्ग के बाद पै, फै, फिर आता है बै, फिर भय और ये मैं। इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। अब आपका काम ये है बेटा कि आप लोगों को ये पूरे क्रम से याद करने हैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कै, खे, गे, घे, ंगे। कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कै, खे, गे, घे, ंगे। ऐसे चै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चै, छे, जे, झे, ये। ऐसे टै वर्ग में कौन से आते हैं? टै, ठै, डै, ढै, ण। ऐसे तै वर्ग में कौन से आते हैं? तै, थे, दे, धै, धै, न। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, भै, मैं। अगर आपसे कहा जाए कि वर्ग के प्रथम वर्ण कौन से हैं, तो वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं? कै, चै, टै, तै, पै। कौन से वर्ग हैं? कै, चै, टै, तै, पै। ये वर्ग के प्रथम वर्ण है। वर्ग के द्वितीय वर्ण अगर आप पूछे जाएं तो खे, छे, ठे, थे, फै क्या हो जाएंगे? खे, छे, ठे, थे, फै। ये वर्ग के दूसरे वर्ण हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए वर्ग के तृतीय वर्ण कौन से हैं? गे, जे, डे, दे, बै। ये वर्ग के तृतीय वर्ण है। घे, जे, डे, दे, भै ये वर्ग के चतुर्थ वर्ण है। और ये वर्ग के पंचम वर्ण है, जिनको हम बोलते हैं ये, यानी गे, ये, न, मैं। ऐसे ये पंचम वर्ण होते हैं। और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं अनुनासिक वर्ण। क्या बोला जाता है इनको? अनुनासिक वर्ण या फिर नासिक्य वर्ण। क्या बोला जाता है? अनुनासिक या नासिक्य वर्ण। मैं आप लोगों को जो संधि सिखाऊंगा वो संस्कृत स्टाइल में सिखाऊंगा, यानी संस्कृत के माध्यम से अगर संधियों को सीखोगे तो फिर फ्यूचर में कभी भी आप भूल नहीं सकते। क्योंकि हिंदी के पैटर्न पर अगर हम संधियां पढ़ते हैं तो हिंदी में बहुत सारे नियम हैं, और उन नियमों की वजह से विद्यार्थी उलझ कर रह जाता है और ढंग से सीख नहीं पाता है। तो हम लोग संस्कृत पद्धति के अंदर हिंदी की जो संधियां हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे इस चीज को। लेकिन जो विद्यार्थी ये स्वर की मात्राएं और ये जो व्यंजन का क्रम है अगर ये याद नहीं होगा तो उनको थोड़ी सी संधियों को सीखने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको जरूरी है ये क्रम आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिएगा, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या होती है 4। ये ध्यान रखना, य, व, र और ये ल, ठीक है ना, यह वह रह ले। इसी तरह तीसरे नंबर पर होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, यानी श, से और है। तो ये टोटल जो है 33 होते हैं। ये सारा क्रम आपको याद रखना है, कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है कि स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और उनकी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? मात्राओं को देख करके स्वरों का ज्ञान आपको होना चाहिए। साथ में व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जब भी किसी व्यंजन में स्वर मिलता है तो व्यंजन हमेशा आगे रहेंगे, यानी कै एक व्यंजन है, स्वर मिलाएंगे तो स्वर पीछे रहेगा, स्वर पीछे रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए शब्द है बाजार। शब्द क्या है? बाजार। और अब इसको अलग करना है तो आपको आना चाहिए कि बै और बै के अंदर कौन सा स्वर मिल रहा है? यहां पर आ। ऐसे ही ये जय,
जय के अंदर कौन सा स्वर मिल रहा है? आ। ऐसे ही ये रे, और रे के अंदर कौन सा स्वर मिल रहा है? ए। तो आपको ये मात्राएं देख करके स्वर निकालने आने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग संधियां पढ़ेंगे तो वहां पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ये दिखने में बहुत सी छोटा सा चीज आपको लगता है कि क्या है, स्वर व्यंजन नॉर्मल है, खूब याद करा हुआ है, लेकिन अगर आप बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आपके फर्स्ट पेज पर जब आप तैयारी कर रहे हो अपने रजिस्टर में, पहले सिलेबस को नोट करें। सिलेबस को नोट करने के बाद में फिर आप लोग ये टॉपिक को नोट करें, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। चलिए देखिए, तो ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और आगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे संधियों के ऊपर, और लगातार आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मैं आपका ये पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ, कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो राजस्थान जीके की बात कर रहे हो उसके लिए भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो क्लासें सब चलती हैं, सब ऐप पर चलती हैं, लेकिन उसके लिए वो पेड कोर्स होते हैं, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। फ्री क्लास जो आप चलवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप जान रहे हो कि कोरोना काल की स्थिति के अंदर सभी टीचर्स की जो स्थिति है सही नहीं है, और सबको पैसा ही चाहिए होता है। बिना पैसों के कोई भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उनका भी अपना खुद का घर होता है। तो जो विद्यार्थी यहाँ ये कोर्स लेना चाहते हैं वो पर्सनली मुझे मैसेज कर दें, मैंने शुरू में आपको मेरे नंबर बता दिए हैं, और अपनी तैयारी अच्छे से करें। और साथ में जो विद्यार्थी बीए के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी हम लोग एक 1 ईयर का कोर्स चला रहे हैं, जिसमें आपके बीए के जो 5 सब्जेक्ट होंगे वो 5 सब्जेक्ट तो आप अपने स्तर पर तैयारी करेंगे, कहीं पर भी आप कैसे भी तैयार कर सकते हो। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम होता है तो उस कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि कुछ विषय होते हैं कॉमन, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दो, उन सब के अंदर मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके यानी जनरल नॉलेज आती है। जीके के अंदर 4 पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 पोर्शन होते हैं। करंट अफेयर्स आते हैं, साथ में हम कह सकते हैं हिंदी की व्याकरण, इंग्लिश की व्याकरण, जर्नल साइंस, ये विषय होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो आप जब बीए कर रहे हो तो आपको 3 साल लगेंगे बीए करने में, और इस 3 साल के दौरान आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप बड़े हो गए हो और आपका 3-4 साल कब निकल गया है। तो आपका जो समय है वो बर्बाद ना हो, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपके बीए, बीकॉम, बीएससी के साथ साथ जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक खास तरह का सिलेबस तैयार किया गया है, जिसमें आपको 3 महीने के हिसाब से 2-2 सब्जेक्ट के कोर्स करवाया जाएगा। यानी साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो आप समझिएगा उसको 4 भागों में बांट दिया 3-3 महीने में, तो 4 भागों में बट गया, और हर 3 महीने में 2 सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, 2 सब्जेक्ट का कोर्स करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप अपनी बीए, बीकॉम और बीएससी की जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, और साथ में कंपटीशन तैयारी भी कर सकते हो। कंपटीशन तैयारी के लिए आपको पूरे साल भर केवल 2 घंटे पढ़ाई करनी है, बाकी पूरे दिन अपने कॉलेज में जाओ या अपनी कॉलेज की पढ़ाई करो। केवल 2 घंटे आप लोगों को अपनी कंपटीशन की तैयारी के लिए देने हैं, और तय करना है कि अभी शुरू के जो 3 महीने रहेंगे इसमें हम लोग ये सब्जेक्ट तैयार करेंगे, और इस तरह से प्लानिंग करके आप लोग इस स्तर को तैयार करें कि जब आप ग्रेजुएशन हो जाओ तो आप ग्रेजुएशन बेस के जितने एग्जाम निकलते हैं वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सके, साथ ही आप 12th बेस के जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के वो दे सकें, इस लायक आप लोगों को बनाया जा सके। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो विद्यार्थी इस कोर्स को लेना चाहता है वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। पहला टॉपिक शुरू करेंगे संधि विच्छेद सीखेंगे, समझे? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।